स्टूडेंट्स, आज हम मोशन के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैकेनिक्स जो होती है ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसी भी बॉडी की रेस्ट स्टेट के साथ या मोशन स्टेट के साथ। कहने का मतलब ये कि क्या कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके साथ जो फिज़िक्स की ब्रांच डील करती है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी ब्रांच है फिज़िक्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिक्स है उसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक पार्ट मैकेनिक्स का होता है स्टैटिक्स। तो जो स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स हमें बताता है कि जब बॉडीज़ रेस्ट में होती हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडीज़ एट रेस्ट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक्स। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो डील करती है बॉडीज़ इन मोशन के साथ, उसको हम कह देते हैं डायनेमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो ये है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट एंड मोशन स्टेट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट और रेस्ट और मोशन स्टेट्स क्या होती हैं। जो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन जो है वो बस में बैठा हुआ है, उसका नाम है ए। तो वो बस में बैठा है, तो वो क्या करता है कि वो जानना चाहता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये बात जानने के लिए वो क्या करेगा, कोई ना कोई उसको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर वो अपनी रेस्ट या मोशन पोजीशन के बारे में जानना चाहता है तो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेगा। अगर तो वो कोई रेफरेंस पॉइंट बस के अंदर लेता है, जैसे कि किसी और को पैसेंजर को देखता है, कोई और पैसेंजर बीच में बैठा है उसको देखता है, तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही। तो जब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। तो लेकिन अगर वो रेफरेंस पॉइंट खिड़की से बाहर देखता है, खिड़की से बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेता है, बाहर देखता है, तो मान लीजिए कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है, उसको जब देखता है, उसको रेफरेंस पॉइंट मानता है, तो उस हिसाब से वो मोशन में है, क्योंकि उसकी पोजीशन उस चीज़ के हिसाब से, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लगातार चेंज हो रही है। इसलिए वो कह सकता है कि मैं मोशन में हूँ, उस चीज़ के हिसाब से मैं मोशन में हूँ। तो इस तरह से जब भी हमने किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन स्टेट के बारे में बताना होता है कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमेशा हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, जिसको हम कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक चीज़ जो है ये ऊपर को जा रही है, इस तरह से एरो दिखाया गया है। तो अगर कोई चीज़ ऊपर को जा रही है यानी ये जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, तो इसकी पोजीशन ओ के हिसाब से चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन ओ के हिसाब से जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो ओ से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। इसी तरह से अगर ये वाई की तरफ जाएगी तब भी इसकी पोजीशन में चेंज आती जाएगी, ओ से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो तब भी हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। अगर जेड की तरफ जाए, अगर एक्स की तरफ जाएगी तब भी ओ से इसकी पोजीशन में चेंज आती जाएगी, तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये मोशन में है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ मतलब ये जो सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने लिया, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आती है, या आप ये भी कह सकते हो जब जहाँ से ये एक्सिस शुरू होती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं ओ। जब किसी बॉडी की ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन में चेंज आती है तो उसको हम कह देते हैं कि बॉडी इज़ इन मोशन। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आती, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, किसी भी जगह पर हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट पी ले लिया,
तो कोई बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, हम 10 मिनट के बाद देखते हैं, 1 घंटे के बाद देखते हैं, तो बॉडी वहीं की वहीं पड़ी है, तो उसकी ओ के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही। या हम ये कह सकते हैं कि उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो तब हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो इस तरह से जब भी हमने किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन स्टेट के बारे में उसकी बताना होता है कि क्या कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो उस वक़्त हमें कि एक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सेट लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहाँ से ये तीनों एक्सिस शुरू होती हैं उसको ओरिजिन कह देते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमने किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन स्टेट को बताना होता है, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट। हम रेस्ट और मोशन के बारे में देखेंगे कि मोशन क्या होती है और रेस्ट जो है वो क्या होता है। तो रेस्ट के बारे में ऐसा है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो वो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमने बस के अंदर रेफरेंस पॉइंट लिया था, तो हमें लग रहा था कि हम रेस्ट में हैं। तो अगर हमने रेफरेंस पॉइंट बाहर ले लिया था, तो हमें लग रहा था कि हम मोशन में हैं। तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इसी तरह मोशन किसको कहते हैं? मोशन कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर या जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उसके हिसाब से जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसको हम कह देते हैं मोशन, कि बॉडी जो है वो मोशन में है। तो ये देखिए, इसमें इस फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने में मिलेगा, ये जो फिगर है इसमें एक पर्सन रुका हुआ है, तो जहाज़ जो है वो चल रहा है। तो अब जो लोग जहाज़ में बैठे हैं वो इस पर्सन को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो जहाज़ जो है उसमें बैठे हुए लोग कहेंगे कि हम मोशन में हैं। या ये पर्सन जो है ये कहेगा, अगर जहाज़ को रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो क्योंकि जहाज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसके हिसाब से ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, लेकिन जहाज़ इसके हिसाब से पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, तो ये कहेगा कि जहाज़ मेरे हिसाब से मोशन में है या मैं जहाज़ के हिसाब से मोशन में हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट जब हम ले लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक ही टाइम पर बॉडी रेस्ट में भी होती है, मोशन में भी होती है। जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखोगे, ये जो फिगर है, इस फिगर में देखोगे जो एक बच्चा जो है, जो एक इसमें बस में या जो भी ये एक व्हीकल बनाया हुआ है, तो इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये बस को अंदर से देख रहा है, ये बस के अंदर ही सिर्फ देख रहा है। तो अंदर देख के कह रहा है आई एम स्टिल, कि स्टिल का मतलब हो गया कि मैं रेस्ट में हूँ। तो लेकिन जो बाहर बच्चा है वो जब इसको देखता है, तो बाहर वाला बच्चा कहेगा नो यू आर इन मोशन, कि तुम मोशन में हो, क्योंकि उसके हिसाब से जो बाहर बच्चा खड़ा हुआ है उसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, तो ए जो है वो मोशन में है, क्योंकि ये जो ट्रॉली है या जो बस है ये चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो मोशन में है, ए जो है मोशन में है, जो बाहर बच्चा खड़ा है। लेकिन अगर ये बस के अंदर ही देख रहा है या जो भी व्हीकल है उसके सिर्फ अंदर देख रहा है, तो तब इसको लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही बॉडी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। इसकी मैं आपको कोई और एग्जांपल्स भी बताऊंगा। जिस तरह से सपोज करिए कि हम एक चेयर पर बैठे हैं ग्राउंड में, एक चेयर पर हम ग्राउंड में बैठे हैं, तो हमारे आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो ग्राउंड में जब बैठ के हम बिल्डिंग्स को देखते हैं,
हमें लगता है कि हम रेस्ट में हैं, हमें लगेगा कि हम रेस्ट में हैं। तो सपोज करिए कि अगर वो टाइम जो है नाइट का टाइम है, तो हम कहेंगे मून जो है वो हमारे हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले मून हमें थोड़ा सा अलग जगह पर दिखाई दिया था, तो थोड़ी देर के बाद मून हमें थोड़ी और जगह पर दिखाई देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमें लगेगा कि मून जो है वो मोशन में है, या हम मून के हिसाब से मोशन में हैं। तो इसका मतलब एक बार फिर से ये एग्जांपल उसी चीज़ की आ गई कि कोई पर्सन रेस्ट या मोशन में एक ही टाइम पर हो सकता है, एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं बिल्डिंग्स को, तो हम रेस्ट में हैं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं मून को, तो हम मोशन में हैं। तो हम रेस्ट में भी हो गए, मोशन में भी हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो किसको ले रहे हैं। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो होती हैं, एक तो तरह की मोशन जो होती है उसको हम कह देते हैं, ये जो मोशन है, दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को बच्चों रेक्टिलीनियर मोशन भी कह देते हैं। रेक्टिलीनियर मोशन। तो जो लीनियर मोशन होती है उसको रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। जब कोई बॉडी सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। जैसे कि ये पर्सन जो है ये इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो इसकी पर्सन की भी और इस बॉक्स की भी जो मोशन है वो रेक्टिलीनियर मोशन है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे ये एक वायर है, ये वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक वायर है, तो दो स्पोर्ट्स के बीच में वायर खींच के लगी हुई है, खींच के लगाई हुई है। तो एक पर्सन अपनी फिंगर के साथ वायर को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर इसने इसको वायर को डिस्टर्ब किया, तो जैसे ही वायर को डिस्टर्ब करके छोड़ देगा तो वायर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी। तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन होती है कि जब भी कोई बॉडी फिक्स्ड पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करती है, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गई। अगर हम कर्वीलीनियर मोशन देखेंगे, कर्वीलीनियर मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी किसी कर्व के ऊपर चलती है तो कर्वीलीनियर मोशन हो गई। अगर हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में देखना चाहें, ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होती है कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है ये इसकी है मीन पोजीशन। मतलब जब हमने पेंडुलम को शुरू में सस्पेंड किया, सस्पेंड करके एक जगह पर हमने उसको लटका दिया, तो उस वक्त उसकी जो पोजीशन थी उसको कहते हैं मीन पोजीशन। फिर हम उसको एक तरफ ले गए, हम उसको यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले जाकर जब हमने उसको छोड़ा तो ये बॉडी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो अपनी मीन पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो इसको हम कह देते हैं, टू एंड फ्रो जब मूव करती है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में देखना चाहें, तो सर्कुलर मोशन होती है जिस तरह से ये अर्थ है, ये यहाँ पर हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है ये घूम रही है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है वो घूम रही है। तो जब सैटेलाइट उसके आसपास घूम रही है तो उसकी मोशन बन जाती है सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में चल रही है, इसलिए उसकी मोशन जो है वो बन जाती है सर्कुलर मोशन। एक तरह की मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं? रोटेटरी मोशन होती है जब कोई चीज़ घूमती है, लेकिन किसके आसपास घूमती है? जो एक्सिस होती हैं वो बॉडी के बीच में से ही पास करें। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया पंखा, तो पंखे के बीच में से ये एक्सिस पास कर रही हैं, ये वाली एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हैं। तो एक्सिस जो है वो पंखे के बीच में से पास कर रही हैं, तो वो पंखा इसी के आसपास, एक्सिस के आसपास लगातार घूम रहा है, तो ये बन जाती है रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन होती है कि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चले, लेकिन जो रोटेटरी मोशन होती है वो भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चल सकती है, तो लेकिन उसकी जो एक्सिस होती हैं, जो बॉडी है उसी के आसपास हमेशा घूमती है। जो एक्सिस हैं वो हमेशा बॉडी के बीच में से पास करती हैं।
तो बॉडी के बीच में से जब एक्सिस पास करती हैं तो उस केस में जो मोशन बन जाती है तो ये बन जाएगी रोटेटरी मोशन। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। ए स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि वॉल्यूम। अगर मैं कहूँगा किसी चीज़ की वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम है, तो आप क्या कभी पूछोगे कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में 5 मीटर क्यूब? तो डायरेक्शन का तो नाम ही नहीं होता, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी मैं और एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है लेंथ है, जैसे कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, वर्क है, पावर है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, तो इसमें डायरेक्शन कोई भी नहीं होती, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, अगर कोई चीज़ चल रही है तो हमें ये बताना पड़ता है वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो हम बताएंगे कि वो किस वेलोसिटी से चल रही है, यानी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है या 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। साथ साथ में हमें ये भी बताना पड़ता है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, क्या वो साउथ की तरफ जा रही है, क्या वो ईस्ट की तरफ जा रही है, किस तरफ वो जा रही है, हमें साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो जिसमें ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जैसे कि इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। तो लिफ्ट, फिर उसके बाद थ्रस्ट, वेट, तो ड्रैग भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है, किसी चीज़ को लिफ्ट करना, ड्रैग करना। तो ये सारे हमारे पास क्या बन जाती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड और हम ये पढ़ सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कोई भी बॉडी किसी भी तरह के रास्ते पर चले तो हमने देखना टोटल उसने रास्ता कितना कवर किया। जैसे आप अपने घर से गए तो घर से जाकर मतलब आपने घर से स्कूल जाना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सीधी लाइन में चलोगे तो स्कूल पहुंच जाओगे। घर से निकलोगे, पहले आपको निकलकर किसी रोड पर आना पड़ेगा, फिर उधर से आप मुड़ जाते हो किसी और तरफ, फिर किसी और तरफ चले जाते हो। तो जितना आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो आपका बन जाता है डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने सिर्फ लेंथ देखनी है कि टोटल लेंथ आपने कितनी कवर की है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पर्सन जा रहा है, ए से सी जाता है, सी से डी जाता है, इधर से पर्सन गया, जो पर्सन है वो ए से सी चला गया, सी से फिर इधर डी चला गया, डी से फिर वो बी चला गया। तो उसने एक्चुअल में ये जितना भी पाथ बताया गया ना, ये जितना भी ये वाला पाथ है, ये सारा पाथ उसने कवर किया है। ये सारा पाथ कवर करके वो ए से लेकर बी तक पहुंचा है। तो ये सारा पाथ जो है वो बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। दिस विल बी ए स्केलर क्वांटिटी और इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, जो एक्चुअल में उसने पाथ कवर किया ए से लेकर बी तक जाने के लिए। पहले सी की तरफ गया, फिर डी की तरफ, फिर बी की तरफ। तो इस तरह से टोटल पाथ कवर्ड विल बी डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड
बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होता है ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। तो हमने इसमें ये नहीं देखना कि वो किस रास्ते पर गया, रास्ता हमने देखना ही नहीं, हमने देखना है सिर्फ इनिशियल पोजीशन। ये हमारी है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारी है ए, ठीक है, और फाइनल पोजीशन है हमारी बी। तो बस ए से बी तक सीधा जो रास्ता बनता है तो वो बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं, और लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर बनती है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि दैट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद फिर हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। आज यहाँ तक ही करते हैं।